हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पोजीशन ऑफ सर्कल्स। पोजीशन ऑफ सर्कल्स हमने डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसी टॉपिक को फिर उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। बस अब गिने चुने 1 या 2 टॉपिक अपने बचे हुए हैं और इसके बाद अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो के साथ मैं आपको एक वर्कशीट भी आपके डिस्क्रिप्शन में अपलोड करने वाला हूँ। तो आपको वर्कशीट भी क्या करना है, डाउनलोड करना है। होपफुली कि कल से हम लोग वर्कशीट को सॉल्व करना चालू करेंगे। अगर आज के क्लासेस में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो कल से हम लोग वर्कशीट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर को। और आज का टॉपिक है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल का मतलब क्या कि दो सर्कल ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब ये कि उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो किसी भी सर्कल को हम ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, जब दो सर्कल एक दूसरे को कैसे हो 90 डिग्री, दो सर्कल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री तैयार करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर्कल के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अब ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये सर्कल है, पहला सर्कल है S1 सर्कल और ये सेकेंड सर्कल है S2 सर्कल। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको नाम देते हैं P। P क्या होगा, दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमने क्या बनाई, टैंजेंट बनाई। ठीक है, तो मान लो ये टैंजेंट, ये एक टैंजेंट बनाए और ये एक टैंजेंट बनाए। ये टैंजेंट ये किसको बनाए, टैंजेंट सर्कल S2 को, इसको नाम दे दिया T2। ये टैंजेंट किसको बनाई, सर्कल S1 को, इसको नाम दे दिया T1। अगर ये दोनों टैंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये हो गया इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ से एक टैंजेंट बनाई और यहाँ से दूसरी टैंजेंट बनाई। ठीक है, मतलब ये जो टैंजेंट बनाए इस सर्कल को बनाए और ये जो टैंजेंट बनाए इस सर्कल को बनाए। अगर ये दोनों टैंजेंट एक दूसरे को कैसे है, 90 डिग्री तैयार कर रहे हैं, दोनों टैंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों सर्कल भी एक दूसरे को कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब सिंपल वे में कि दो सर्कल ऑर्थोगोनल है या नहीं है, ये कैसे पता करना है, उन दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पे दोनों उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या करना है, दोनों सर्कल पे टैंजेंट बनानी है। अगर वो दोनों टैंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर आते हैं, मतलब ये दोनों सर्कल क्या रहेंगे, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो सर्कल ऑर्थोगोनल है या नहीं ये पता करते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया इसका डायग्रामेटिकल पार्ट के। हाँ ठीक है, टैंजेंट बना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर आते हैं तो ऑर्थोगोनल है। पर हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन के फॉर्म में ऐसी क्या कंडीशन हमारे सामने होनी चाहिए जिसको हम देख के बोल सकते हैं कि हाँ ये दोनों सर्कल कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। चलो ध्यान से देखो डायग्राम में, ये हो गया आपका R1, ठीक, ये हो गया R1, ये हो गया आपकी R2। ये दोनों सेंटर में का बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं अपन D। दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या गया D। ऑब्वियस है कि ये एक दूसरे को कैसे रहेगी, ये एक दूसरे को 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 हो जाएगा। मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल C1PC2 इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा, R1 क्या निकालेंगे, जैसे मान लो ये सेंटर है, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, -G -F हो जाएगा, -G1 -F1 और ये -G2 -F2 हो जाएगा। तो पहले वाले सर्कल का रेडियस कैसे निकलते हैं, अंडर रूट ऑफ -G1 स्क्वायर हो जाएगा, -G1 स्क्वायर प्लस -F1 स्क्वायर माइनस सर्कल को C1 प्लस फिर यही अंडर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा, -G2 स्क्वायर प्लस ऑफ -F2 स्क्वायर -C2 डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाएंगे तो -G2 माइनस और -G1
ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ g1 माइनस g2 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस f2 माइनस f1 माइनस f1, तो ये f1 माइनस f2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। सो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू d1 स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। r1 तो सबको निकाल दिया ना, रेडियस निकाल के आते हो पहले सर्कल के, r2 भी निकाल दिया है, d1 बोल दो या d बोलो। ठीक है, तो d क्या है, दोनों सेंटर के बीच में का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से d भी निकल गया। तो अब देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। यहां से क्या बचा, ये बच गया g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 प्लस यहां से क्या बचा g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, इसको ओपन करने पे क्या होगा g1 स्क्वायर माइनस 2g1 g2 प्लस g2 स्क्वायर और ये हो जाएगा f1 स्क्वायर माइनस 2 f1 f2 प्लस f2 स्क्वायर। देखो g1 स्क्वायर और g1 स्क्वायर हो गया कैंसिल, f1 स्क्वायर और f1 स्क्वायर भी कैंसिल, g2 स्क्वायर और g2 स्क्वायर भी कैंसिल, f2 स्क्वायर और f2 स्क्वायर भी कैंसिल। तो जो बचता उसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो जो बचा क्या बचा, इधर से देखो माइनस 2 g1 g2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 g1 g2 हो जाएगा। वैसे माइनस 2 f1 f2 इधर आएगा तो प्लस 2 f1 f2 हो जाएगा। और ये क्या बचा माइनस c1 माइनस c2, माइनस अगर कॉमन निकाले तो ये क्या आ जाएगा c1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये आ जाएगी दो सर्कल के ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन। 2g1 g2 प्लस 2f1 f2, आप चाहो तो इसको उधर भी लिख जा सकते हो, तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आप बोल सकते हो कि दोनों सर्कल कैसे ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है ऑर्थोगोनल होने के लिए। ओके ओके, तो अभी हमने देखा कि दो सर्कल ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2। चलो अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखना, ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल orthogonal to both the circle and whose center lies on the line। मतलब क्या बोला आपको, एक सर्कल का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, वो सर्कल इन दो सर्कल्स को कैसा है ऑर्थोगोनल है, मतलब परपेंडिकुलर है, और उस सर्कल का जो सेंटर है वो कहां पर लाइज कर रहा है, इस लाइन पे लाइज कर रहा है। तो चलो ये पहले वाला सर्कल, इसको S1 से डिनोट कर देंगे। पहला सर्कल क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये सर्कल 1 हो गया। ठीक है, चलो ये सर्कल 1 है तो इसका सेंटर भी बता दो, g1 कितना आएगा, इसका सेंटर कितना हो जाएंगे, इसका सेंटर हो जाएगा माइनस 3/2 और 5/2, ये g1 हो गया। ठीक है, g1 g2 पहले वाले सर्कल का, और c सेंटर निकल गया। दूसरा सर्कल देखो, दूसरा सर्कल क्या, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 28x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इस सेकंड सर्कल को ध्यान से देखोगे तो हमें तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 बनाना होता है। तो इसको सबसे पहले 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। 4 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 7x प्लस 29 बाय 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सेकंड सर्कल के सेंटर क्या आएंगे, ये आ जाएगा 7/2 और f तो है नहीं, यानी कि कितना आएगा 0। ये पहले वाले सर्कल के सेंटर आगे और ये सेकंड सर्कल के सेंटर आगे। ठीक है, ओके। अब जो रिक्वायर्ड सर्कल है, मतलब जिसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, चलो मान लेते हैं कि लेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इज
रिक्वायर्ड सर्कल, ये कौन सा सर्कल है? रिक्वायर्ड सर्कल। तो ये रिक्वायर्ड सर्कल अगर है तो इसका सेंटर क्या हो जाएंगे? इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग लगाते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या कि ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है ये पहले वाले सर्कल और दूसरे वाले सर्कल को कैसा है? ऑर्थोगोनल है, ठीक है। कंडीशन क्या लगाते हैं? रिक्वायर्ड सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू फर्स्ट सर्कल। जो रिक्वायर्ड सर्कल है फर्स्ट सर्कल को कैसा? ऑर्थोगोनल है। मतलब कंडीशन क्या लगेगी? टू G1, G1 कितना है? -3/2, टू G1 G2, तो यहाँ पे G2 है कितना हो जाएगा? -G, ठीक है। रिक्वायर्ड सर्कल और फर्स्ट सर्कल लेना है, ये रिक्वायर्ड सर्कल है तो ये G1 G2 G1 F1 हो जाएगा और ये G2 F2 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर रखना, ये G1 F1, ये G2 F2, ये C1 और ये C2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग रिक्वायर्ड सर्कल और फर्स्ट सर्कल ले रहे हैं। तो 2G1 G2 प्लस 2F1, F1 कितना है? 5/2 और F2 कितना है? -F इज इक्वल्स टू क्या आता है? इज इक्वल्स टू कितना आता है? C1 प्लस C2। C1 यानी कितना? 6 प्लस C2 यानी कितना? C, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझा होगा। देखो क्या होगा? 2 हो गया कैंसिल, -3 माइनस जी 3G हो जाएगा, 2 हो जाएगा कैंसिल, ये -5F हो गया इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा C प्लस 6। ओके, अब यही रिक्वायर्ड सर्कल सेकंड सर्कल को भी कैसा? ऑर्थोगोनल है। सो रिक्वायर्ड सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू सेकेंड सर्कल, ठीक है। सेकेंड सर्कल तो इस बार G1 और F1 ये हो जाएगा, ठीक है ना। G1 F1 और ये G2 F2, तो 2G1 का मतलब कितना हो गया? 7/2, 2G1 और G2 कितना? -G प्लस 2F1 कितना है? 0 और F2 कितना है? -F इज इक्वल्स टू C1 कितना है? 29/4 प्लस C2 कितना है? C है यहाँ पे। तो देखो क्या हो गया? 2 और 2 हो गया कैंसिल, तो -7G हो गया। अच्छा, ये पार्ट तो हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 29/4 प्लस C, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गया। एक काम करते हैं, इस C के वैल्यू को यहाँ से C निकल जाएगा, इस C के वैल्यू को इसमें पुट अप कर देते हैं, तो अपने पास एक इक्वेशन तैयार होगा। अच्छा, हमें बेसिकली करना क्या है? बेसिकली ये अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। हमें जो कंडीशंस दी है उन कंडीशंस का यूज करके G, F और C के वैल्यू निकालना, ये हमारा इस क्वेश्चन में एम है, G, F और C निकालना, ठीक है। ओके, तो इस यहाँ से C के वैल्यू को यहाँ पुट अप करते हैं, तो ध्यान से देखना क्या होगा। 3G minus 5F इज इक्वल्स टू C कितना आएगा? C आ जाएगा -7G माइनस 29/4 प्लस 6 हो जाएगा। तो -7G को इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस 7G और 3G 10G हो गया, -5F हो गया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे -29/4 प्लस 6 को, तो 6 4 24, ये कितना हो जाएगा? -5/4 हो गया, ठीक है। -5/4। ओके, देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड, ये कितना हो गया? 2G, ये कितना हो गया? -F और ये -1/4, तो ये आपको फाइनली कितना देगा? 8G minus 4F minus 1, ठीक है। ये अपने पास एक इक्वेशन, इसको आप कुछ नंबर दे दो, इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया, हमने जो कंडीशन दी थी उससे एक इक्वेशन बना दिया G और F के फॉर्म में। अब एक कंडीशन ये भी दी कि जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो सेंटर से पास हो रहा है, सॉरी, जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसके सेंटर एक लाइन पे है। ये कंडीशन आपको दिए, क्वेश्चन को देखो, जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसके सेंटर एक लाइन पे लाइज करते हैं,
ओके ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका जो सेंटर है वो कहाँ पे लाइज कर रहे हैं, इस लाइन पे लाइज कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा है, ये मान लो आपका रिक्वायर्ड सर्कल और ये सेंटर, तो ये होगी लाइन। ये जो सेंटर है -g -f, इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सैटिस्फाइड करेंगे। तो ये -g -f को मैं इस लाइन की इक्वेशन में रख देता हूँ। ये क्या देगा 3, x की जगह कितना आएगा -g + 4, y की जगह कितना आएगा -f। ये -1 को उधर +1 को उधर शिफ्ट करके -1 हो जाएगा। तो -3g -4f -1, ये कितना आएगा 3g + 4f = 1। ये अपने पास एक सेकेंड इक्वेशन तैयार होगा। मतलब हमने दो इक्वेशन तैयार किए, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, जो किसके फॉर्म में है, g और f के फॉर्म में। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग 1 and 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो -4f + 4f क्या हो जाएगा, कैंसिल। 8g + 3g, 8g + 3g हो जाएगा 11g, और ये -1 + 1 ये भी हो जाएगा कैंसिल, तो 0 आएगा। तो g की वैल्यू कितना आ गया आपको 0। g की वैल्यू अगर 0 आ गई तो f की वैल्यू कितनी आएगी, g की वैल्यू अगर 0 आ गई तो f की वैल्यू कितनी आएगी 1/4, f की वैल्यू आ गई 1/4, और g आ गया f आ गया। अब रही बात c की, तो c कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो c निकाल सकते हैं। g की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी -29/4। तो आपको g, f और c पता चल गया। बस इसको अपने को क्या करना है, रिक्वायर्ड सर्कल में रख देना है। ये देखो रिक्वायर्ड सर्कल है आपका ये, तो रिक्वायर्ड सर्कल क्या आएगा, x² + y², g कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0 + 2, f कितना है 1/4, y और c कितना है -29/4 = 0। ऐसा सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हूँ। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x² + 4y² + 2y -29 = 0। तो ये आ जाएगा अपना रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ दिस सर्कल, जो सर्कल आपको दिया है, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनल, दोनों सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। अपने को k की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या है, 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2। सो 2g1 कितना आएगा, g1 पे ध्यान दो, तो g1 कितना आएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा, g1 आ जाएगा -1। यहाँ पे डायरेक्टली निकाल के आना चाहिए आपको। g2 कितना आ जाएगा, -k आ जाएगा, +2 f1 कितना आ जाएगा -k, और f2 ओहो यहाँ पे g2 कितना है 0 है, क्यों, क्योंकि x के टर्म ही नहीं है, ठीक है ना, x के टर्म नहीं है। तो f1 और f2 आ जाएगा -k = c1 कितना है 6 + c2 कितना है k। ये पार्ट तो हो गया आपका 0, ठीक है। ये कितना हो गया 2k² = 6 + k, 2k² - k -6 = 0। ओके, तो -2 × 6 k की वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूला में इधर लगा कि k = -b, b यानी कितना -1, +1 हो जाएगा ये, प्लस माइनस √(b²), b² मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, -4, a मतलब 2 है, और c मतलब -6/2a, a मतलब है 2। फॉर्मूला पता है सबको, -b + -√(b² - 4ac/2a। सो k = 1 + -√(1 + 6 8 48/4। तो k = 1 ± 7/4। तो k की एक वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी, और k की दूसरी वैल्यू कितनी आएगी
-3/2 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। देखो 1 + 7 8, 8/4 2 आ गया, और 1 - 7 -6/4 तो -3/2। ये आपकी k की दो वैल्यू आ जाएगी, +2 आ जाएगी और एक -3/2 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसके न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके आना चाहिए। आपके नोट्स में सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 14 दिया हुआ है। ठीक है, आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और उसके जो सॉल्यूशंस है वो मुझे मैसेज करना है। ठीक है, ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 15, रेडिकल एक्सिस। ठीक है, रेडिकल एक्सिस क्या होता है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेडिकल एक्सिस के बारे में देखो, आपके पास क्या है, एक सर्कल दिया है, पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। ठीक है, दूसरा सर्कल, एक पॉइंट है, पॉइंट P, एक मूविंग पॉइंट है। ठीक है, मूविंग पॉइंट है। ये पॉइंट इस तरीके से, कंडीशन देखो पॉइंट पे, इस तरीके से कि इस पॉइंट से जब मैं इस सर्कल पे टेंजेंट बनाऊंगा और इसी पॉइंट से इस सर्कल पे जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा, कि दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। दोनों की लेंथ कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो जैसे जैसे ये पॉइंट मूव करेगा, जैसे मूविंग पॉइंट है, इससे भी फिर इस पे टेंजेंट बने, फिर टेंजेंट बने, फिर ये, ठीक है, ये जब ऐसे मूव कर जाएगा तो ये जो लाइन तैयार होगी, ये लाइन, इसी को हम लोग कहते हैं रेडिकल एक्सिस। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस बेसिकली क्या है, लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस, हुज डिस्टेंस, लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज लेंथ ऑफ टेंजेंट टू बोथ द सर्कल आर सेम। ठीक है ना, उस पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ है दोनों सर्कल को कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो उस पॉइंट के लोकस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल एक्सिस। ठीक है, ओके। अब कंडीशन क्या है, रेडिकल एक्सिस के लिए क्या कंडीशन है कि S1 - S2 = 0। ये कंडीशन है रेडिकल एक्सिस। अगर आपने को रेडिकल एक्सिस फाइंड आउट करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, S1 - S2 = 0 करना है। अच्छा, ये आया कैसे, ठीक है, ये आया कैसे, तो देख लो। अभी हमने कंडीशन क्या किया, इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि P1 और इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि P2 दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यही तो रेडिकल एक्सिस के लिए कंडीशन है ना, कि इस पॉइंट से जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो दोनों टेंजेंट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अच्छा, P2 ये क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। आपको याद होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट टॉपिक में हमने एक टॉपिक पढ़ा लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते थे, सिंपली √of S1 करते थे। जैसे मान लो ये सर्कल है S1 = 0 और ये सर्कल है S2 = 0, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, √of S1, और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, √of S2 हो जाएगा। अच्छा, दोनों पे कर दिया स्क्वायरिंग, ये हो गया S1 = S2, तो S1 - S2 = 0। ये हो जाएगा अपना रेडिकल, यानी कि अगर अपने को रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालना है तो सिंपली क्या करना है, S1 - S2 = 0 करना है। ठीक है, ओके। तो रेडिकल एक्सिस क्या होती है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम दो सर्कल पे क्या बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो उस पॉइंट के लोकस को हम लोग कहते हैं रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस बेसिकली क्या होती है, एक लाइन होती है। ठीक है ना, बेसिकली एक लाइन होती है। उस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो क्या करना है अपने को, S1 - S2 करना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इतना सिंपल क्वेश्चन कोई एग्जाम में देगा क्या, दो सर्कल आपको दिए और बताओ उसके रेडिकल एक्सिस क्या है, तो आपको सिंपली क्या करोगे, S1 - S2 = 0 से आ जाएगा आपका रेडिकल एक्सिस। बट इतना सिंपल कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो आपको उसको और उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, दो सर्कल एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, ये दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। ये दोनों का क्या होगा, कॉमन कॉर्ड। यही कॉमन कॉर्ड क्या है आपका, रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस, ठीक है, जब भी दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये जो दोनों में कॉमन कॉर्ड रहेगी यही क्या रहेगी, आपकी रेडिकल एक्सिस होगी। ठीक है, अच्छा ये कैसे पता चलेगा, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या है, S1 - S2 = 0। अब जैसे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट A है, ये पहले वाले सर्कल पे भी है और दूसरे वाले सर्कल पे,
यानी पहले वाले सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, दूसरे वाले सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरीके से बी पॉइंट भी सर्कल 1 पे भी और सर्कल 2 पे भी है, ये सर्कल 1 हो गया और ये सर्कल 2 हो गया, ये बी पॉइंट भी दोनों सर्कल पे है, तो दोनों सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। इसमें जब आप रखोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं, मतलब ये जो ए बी लाइन है वो भी क्या करेगी, इसको सेटिस्फाइड करेगी, और जो भी लाइन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी वही क्या होगी, अपने रेडिकल एक्सिस होगी। ठीक है, तो ये कॉमन कॉर्ड भी है और यही क्या है, रेडिकल एक्सिस भी है। तो अगर आपको कभी कॉमन कॉर्ड निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, कॉमन कॉर्ड निकालने के लिए बोला जाए, तो कॉमन कॉर्ड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, एज सिंपल एज रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस के जैसा ही है ये। ठीक है, अच्छा दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कॉमन टेंजेंट है वही क्या होगी, आपकी रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। जो कॉमन टेंजेंट है वही क्या होगी, रेडिकल एक्सिस। दो सर्कल अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो जो कॉमन टेंजेंट है वही क्या होगी, आपकी रेडिकल एक्सिस होगी, उसी के जैसा। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन इसी के जैसा है। ठीक है, अब देखो जब दो सर्कल है तो जो रेडिकल एक्सिस है, रेडिकल एक्सिस वो हमेशा C1 C2 को कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, रेडिकल एक्सिस हमेशा C1 C2 कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। अच्छा ये कैसे निकाले, ठीक है ना, इसको कैसे निकाले, तो C1 C2 माइनस G1 माइनस F1 आ जाएगा और ये माइनस G2 माइनस F2 आ जाएगा। रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, इस अब अगर इसका प्रूफ देखना चाहे तो इसका प्रूफ कर सकते हैं, बट ठीक है फिलहाल तो आप ये ध्यान रखो, मैं प्रूफ कर रहा था थोड़ी देर में। फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि जब दो सेंटर की जो लाइन होगी, दो सेंटर के लाइन और रेडिकल एक्सिस एक दूसरे को कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, दो सेंटर की लाइन और रेडिकल एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो कॉमन टेंजेंट होगी, दोनों सर्कल को जो कॉमन टेंजेंट होगी, रेडिकल एक्सिस उसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। रेडिकल एक्सिस दो सर्कल को जो कॉमन टेंजेंट होगी उसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। कैसे, अरे यही तो डेफिनेशन है ना, रेडिकल एक्सिस की यही तो डेफिनेशन है। जैसे ये पॉइंट है एक्सटर्नल, तो यहां से यहाँ तक की लेंथ ऑफ टेंजेंट और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये दोनों कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो ही तो रेडिकल एक्सिस तैयार होगी। तो रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट को हमेशा कैसे करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, और पांचवा पॉइंट क्या है कि क्या कोई ऐसे सर्कल है जिनको रेडिकल एक्सिस पॉसिबल ही नहीं है, तो हाँ, कॉन्करेंट सर्कल। अगर दो सर्कल कैसे एक दूसरे को कॉन्करेंट है, दो सर्कल अगर एक दूसरे को क्या है, कॉन्करेंट है, तो उनको रेडिकल एक्सिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉमन कॉर्ड ही क्या है, रेडिकल एक्सिस है। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली या इंटरनली टच करें तो कॉमन टेंजेंट की क्या होगी, रेडिकल एक्सिस होगी। दो सेंटर की लाइन, दो सेंटर को जब हम ज्वाइन करेंगे, जो C1 C2 लाइन होगी वही C1 C2 लाइन और रेडिकल एक्सिस एक दूसरे को कैसे रहेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, इसका प्रूफ थोड़ी देर में करेंगे। और ये जो कॉमन टेंजेंट है, रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। और पांचवा पॉइंट क्या है कि अगर दो सर्कल कॉन्करेंट है, दो सर्कल अगर कॉन्करेंट है तो उनको रेडिकल एक्सिस होती ही नहीं है। ठीक है, दो सर्कल अगर कॉन्करेंट है तो उनको रेडिकल एक्सिस नहीं होती। इसके जो थ्योरी नोट्स है मैंने आपको अपलोड किया, तो आप एक बार इसका थ्योरी पार्ट देख लो। ठीक है ना, कि क्या लिखा है, जैसे कॉमन कॉर्ड इज आइडेंटिकल टू रेडिकल एक्सिस, ये सब लिखा है। थ्योरी पार्ट आप इसका देखो। ओके, इसका प्रूफ करते हैं, थोड़ी देर में इसका प्रूफ करते हैं। ओके, तो इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं कि C1 C2 की लाइन और रेडिकल एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहला वाला सर्कल ले लेते हैं S1। S1 क्या होगा, x² + y² + 2 g1x + 2 f1 by
प्लस C1, ठीक है। और दूसरा वाला सर्कल क्या होगा, दूसरा वाला सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2। तो रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0। रेडिकल एक्सिस S1 माइनस S2 करो, S1 माइनस S2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2g1x1 2g2x2, ये कितना होगा 2g1 माइनस g2x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2f1 माइनस f2y होगा, प्लस C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये किसका इक्वेशन मिल गया अपने को, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन मिल गया। उसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या फॉर्मूला, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, याद है माइनस a बाय b, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये 2 हो जाएगा, कैंसिल तो ये क्या देगा अपने को, माइनस g1 माइनस g2 अपॉन f1 माइनस f2। ये किसका स्लोप आ गया, रेडिकल एक्सिस का स्लोप आ गया, ठीक है। रेडिकल एक्सिस का स्लोप आ गया तो C1 C2 का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ C1 C2, स्लोप ऑफ C1 C2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस f2 माइनस ऑफ माइनस f1 प्लस f1 हो जाएगा अपॉन माइनस g2 माइनस प्लस g1 हो गया। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि f1 माइनस f2 अपॉन g1 माइनस g2, g1 माइनस g2। तो जब आप m मतलब स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस इनटू स्लोप ऑफ C1 C2 करोगे तो आपका आंसर ना -1 आएगा, ठीक है। देख लो कैसे, माइनस g1 माइनस g2 अपॉन f1 माइनस f2 इनटू f1 माइनस f2 अपॉन g1 माइनस g2। देखो g1 माइनस g2 g1 माइनस g2 f1 माइनस f2 f1 माइनस f2 कैंसिल, क्या बचा -1। और जब भी दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो C1 C2 और रेडिकल एक्सिस एक दूसरे को हमेशा कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड, इनका अपने को नॉलेज होना चाहिए, ओके, ठीक है, ओके। तो रेडिकल एक्सिस ये टॉपिक आपको समझा होगा और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। The tangents are drawn to the circle. Tangents are drawn to the circle at the point where it is made by this circle. Find points of intersection of this tangents. ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने, जैसे मैं आपको हर बार कहता हूँ तो क्वेश्चन को पहले समझो, उससे आप डायग्राम इमेजिन करने की कोशिश करो। डायग्राम बन गई तो 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फिर से एक बार, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दी सर्कल। दो सर्कल लिए, जैसे पहला सर्कल दिया है, पहला सर्कल दिया है और ये दूसरा सर्कल दिया है, ठीक है। ऐसे दो सर्कल दिए हैं। ये पहला सर्कल, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस सर्कल एट पॉइंट वेयर इट इज मेड बाय द सर्कल। अच्छा, मतलब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से है। ये क्या हो गया, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। वेयर इट इज मेड बाय दिस सर्कल, फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट। मतलब देखो क्या बोला गया, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एट द पॉइंट्स वेयर इट इज मेड बाय दिस सर्कल। मतलब देखो ये दो सर्कल दिए, ये दो सर्कल इस पॉइंट ऑफ ये इन दो पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें। यहाँ से क्या बनाई जा रही, टेंजेंट बनाई जा रही, मतलब इस सर्कल पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो इस पे एक टेंजेंट बनाई और इस पे भी एक टेंजेंट बनाई। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये दोनों का क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस सर्कल, मतलब ये कौन सा सर्कल हो गया अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 वाला सर्कल हो गया ये। और ये कौन सा सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
-5x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या बोला गया, इस सर्कल पे टेंजेंट बनाई गई है, इस सर्कल पे टेंजेंट बनाई गई है। इस सर्कल को, ये जो सर्कल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मीट कर रहा है, उसी पॉइंट पे क्या बनाई गई, टेंजेंट बनाई गई। इसी पॉइंट को लेके टेंजेंट बनाई इस सर्कल पे। ये जो दोनों टेंजेंट है जहां पे मीट कर रहा है, मतलब पी पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो अपने को ये क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। अब कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये AB को ज्वाइन करूं, AB को, तो अभी जो AB है ना, AB आप इसको कॉमन कॉर्ड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, AB को कॉमन कॉर्ड बोल सकते हो, दोनों सर्कल को कॉमन कॉर्ड है। और जब ध्यान से देखोगे तो यही आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है। अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहाँ से इस पे टेंजेंट बनाई, यहाँ से इस पे टेंजेंट बनाई, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते थे, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते थे। ठीक है, तो बेसिकली जो आपको ये दिखाई दे रहा है, A और B क्या है, AB जो लाइन है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है, और यही क्या है, कॉमन कॉर्ड भी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कॉर्ड कंसेप्ट का यूज करके AB का इक्वेशन निकालेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कंसेप्ट का यूज करके फिर से AB का इक्वेशन निकालेंगे, और दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, P पॉइंट का इंटरसेक्शन मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं कि AB is a common chord, AB is a common chord, AB क्या है, कॉमन कॉर्ड है। तो कॉमन कॉर्ड कैसे निकालने के लिए होता है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। पहली प्रॉपर्टी, कॉमन कॉर्ड S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। S1 का मतलब कितना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12 माइनस S2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर और y स्क्वायर भी कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा प्लस 2 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपना AB का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अब आते हैं हम लोग उस टॉपिक पे कि हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट था P पॉइंट, x1 y1, और यहां से क्या करते थे हम लोग, एक दो टेंजेंट बनाते थे। ठीक है, एक T1 और इसको बोलते हैं T2, ये कॉमन कॉर्ड। याद है, इस कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन मैंने आपको T इक्वल्स टू 0 बताया था। क्या बताया था, T इक्वल्स टू 0। प्रीवियस टॉपिक आपको बहुत क्लियर कट होने चाहिए। तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है P, उसमें हमने इसको x1 y1 बोला था। अब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, अल्फा और बीटा। तो ये कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB, फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन। ठीक है, इस सर्कल को, ठीक है ना, सर्कल को देखो, तो x स्क्वायर की जगह क्या आएगा, x1 आएगा प्लस y स्क्वायर की जगह क्या आएगा, y1 आएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस सर्कल को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, x स्क्वायर की जगह x1 रखना है, y स्क्वायर की जगह y1 रखना, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब x1 में बराबर क्या है, x1 क्या है, अल्फा है, ये हो जाएगा अल्फा x प्लस y1 की जगह क्या है, बीटा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगा, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB। अब ये भी कॉमन कॉर्ड AB का ही इक्वेशन है, और ये भी कॉमन कॉर्ड AB का ही इक्वेशन है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन कैसे सेम है। तो इन दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
तो ये क्या देगा, अल्फा बाय 5, दोनों लाइन सेम ही है, ये भी कंडीशन हमने लिखी है, जब दो लाइन सेम होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। अल्फा बाय 5 इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन -3 इज इक्वल्स टू -12 अपॉन -10। ठीक है, तो अल्फा बाय 5 इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। तो अल्फा बाय 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 बाय 5। इसको और इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 6, अल्फा की वैल्यू 6 आ गई। फिर इसको और इसको सॉल्व करते हैं, तो बीटा बाय -3 इज इक्वल्स टू 6 बाय 5। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, बीटा की वैल्यू -18 बाय 5, -18 बाय 5। ठीक है, अपना अल्फा और बीटा मतलब इस जो पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके कोऑर्डिनेट 6, -18 बाय 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सॉल्व करना और आपके खुद से सॉल्व करने में बहुत फर्क है। हर न्यूमेरिकल को पहले आपको खुद से सॉल्व करना होता है। मेरा काम है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करा के देना, ठीक है ना। हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा के देना मेरा काम नहीं है, या ये पॉसिबल भी नहीं कि हर एक न्यूमेरिकल में सॉल्व करा दो। बट ये जो क्वेश्चन लेने का रीजन होता है कि इन क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को लेने से आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज हो गया, या फिर आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टॉपिक क्या है ये आपको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ये होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, प्रीवियस कुछ टॉपिक भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको खुद से इनको एक बार फिर से सॉल्व करके देखना। ठीक है, ओके। तो आज के क्लासेस में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए। सबसे पहले ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल और दूसरा रेडिकल एक्सिस का होता है। ठीक है, और आई होप कि आपको दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप एक बार फिर से उसको रिवाइज करो, जो मैंने नोट्स अपलोड किए हैं उसको एक बार फिर से देखो, सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। और आज का जो आपको होमवर्क है वो रहेगा सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 14 एंड 15। सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 14, 15 को सॉल्व करना, उसको फोटो निकाल के मुझे आपको क्या करना है, मैसेज करना है। ठीक है, मैं चाहता था कि आज अपना टॉपिक क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, बट अभी और दो टॉपिक अपने बचे हुए हैं, तो हम उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।